फ्रॉम प्रीमियम टू प्रेशर, मतलब प्रीमियम से लेकर प्रेशर में ऐसा क्या हो रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट में जो हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। सब जानते हैं कि यूएस और ईरान का वॉर जो 28 फरवरी से चालू हुआ था वो अभी तक लगातार जारी है। 3 हफ्ते का सीज फायर एक्सटेंड किया गया है। क्या ये मार्केट के लिए और प्रेशराइजिंग साबित हो सकता है या नहीं। कमोडिटी मार्केट के अलावा भी इक्विटी मार्केट को ज़्यादा प्रभावित करा है ऐसे सिचुएशन ने। और हमारी इंडियन इक्विटी जो 2025-26 में जहां एफआईआईज की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, जो पहले फेवरेट हुआ करता था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अच्छी जीडीपी ग्रोथ के कारण, आज वही मार्केट हमें प्रेशर में दिख रहा है। इस पर अनीश ने रिपोर्ट रिलीज करी है और हम आपके लिए उसके ही कुछ इंसाइट्स लाए हैं और इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं हम आपसे वो इंसाइट्स, और जहां हम आपको पूरी इस पॉडकास्ट रिपोर्ट में बताएंगे कि हमारी जो रिपोर्ट लिखी गई है उसमें क्या है। हेलो अनीश। हेलो। तो आपने जो रिपोर्ट लिखी है आपने उसमें मेंशन किया है कि फ्रॉम प्रीमियम टू प्रेशर इंडिया रीअसेसिंग कर रही है उसकी इक्विटीज को। तो अगर हम बात करें, निफ्टी में, सेंसेक्स में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है और एफआईआईज इतनी बिकवाली कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं और अपने मार्केट्स फिर भी सस्टेन कैसे कर पा रहे हैं इतने ग्लोबल टेंशंस के बावजूद। जी थैंक यू। पहले बोलूँगा कि आपने जो एफआईआई है वहाँ पे हम बिकवाली है $18 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि एफआईआई ने देखा था कि पिछले 4-5 सालों में इंडिया के मार्केट्स में काफ़ी अच्छी रैली आई थी। तो यहाँ पे कई बार प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाता है कि इतने बड़ी रैली होने के बाद वो लोग अपने प्रॉफिट जो है वो बुक करते हैं। सेकंडली, इंडिया में अभी कुछ प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रक्चर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केट है, वहाँ पे ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़े से यहाँ पे स्ट्रेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, ओवर वैल्यूएशंस के भी कंसर्न थे। तो एफआईआईज को लग रहा था कि यहाँ पे मार्केट जो है अब कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं है, तो उनकी सेलिंग कंटिन्यूस चालू थी और काफ़ी हायर लेवल पे सेलिंग हुई है। कई 2014-2013 से भी नीचे अभी अपने एफआईआई की इन्वेस्टमेंट्स निकल गए हैं। बट अपना मार्केट में आश्चर्य ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। कि हम देख रहे हैं कि एसआईपी में जो मार्केट है वो 30,000 करोड़ के आसपास हर महीने निवेश हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स डीआईआई से आ रही है, एसआईपी से आ रही है, तो ये अपने मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है। इसकी वजह से अपने मार्केट जो है एफआई निकलने के बाद भी बहुत मेजर लेवल पे नहीं गिरे, कहीं ना कहीं सस्टेन होने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं कि एफआई सेलिंग कर रहे हैं और डीआईआईज कहीं ना कहीं हमारे इंडियन मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। निफ्टी में अच्छा खासा जो अभी तक मूवमेंट कैप्चर हुआ है वो डीआईआईज के कारण ही हुआ है। आपने मेंशन किया कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं रीजन है, तो हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से रिलेटेबल होता है। क्रूड ऑयल पे ज़्यादा अगर हमने देखा कि उछाल आया है तो इन्फ्लेशन बढ़ते हुए नजर आ सकता है। इस पे आपका क्या कहना है? जी, अभी क्रूड ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है। एक तो हमें एक इम्पोर्टिंग इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है। अपने जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है या फर्टिलाइजर्स है, हम काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ऑयल का एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम पेंट्स देख रहे हैं, केमिकल्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ है, उसके बाय प्रोडक्ट्स, सब यूजेस, इसके लिए ऑयल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट जब ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, लेबर, हर चीज़ यहाँ पे महंगी हो जाती है। और जब अवेलेबिलिटी कम हो तो यहाँ पे और इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली एविएशन। जब एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स और ये सब महंगे हो जाते हैं तो ये इंडस्ट्री सस्टेन कर पाना इस लेवल पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अभी आरबीआई का जो रेट चल रहा है 5.25, अपना जो रेपो रेट चल रहा है वो भी बढ़ने की संभावना है कि अगर इन्फ्लेशन अपना बढ़ता है तो यहाँ पे कंडीशंस और रिस्की हो सकती है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ने का रेट बढ़ गए तो वापस स्लो डाउन आने की यहाँ पे संभावना और बढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ऑयल एक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है जो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, आपने जैसा डिस्कस किया यहाँ पे कि आरबीआई अपने रेट को बढ़ा सकता है, तो वैसे यूएस में भी जो फेड है, फेड की एक्सपेक्टेशन रेट को बढ़ाने की आ रही है। अब देखना ये है कि अगर फेड भी अपने रेट बढ़ाता है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आता है। प्राइस टू इक्विटी अपने मार्केट में ज़्यादा है लेकिन फिर भी पीयर्स कम है, तो यहाँ पे ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। आपने मेंशन किया कि निफ्टी मार्केट जो है इंडिया का वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, अभी ये जो रेशियो है ये है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, कि हम देखते हैं कि एक अर्निंग करने के लिए हम कितनी प्राइस पे करने के लिए तैयार है। तो अभी जो है निफ्टी में हम देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है कहीं 24 to 25 के आसपास था, बट अभी कहीं फेयर रेंज के आसपास आ रहा है 18 से 22। बट फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि अपने जो पीयर्स है चाइना, कोरिया, इन सब का जो पी रेशियो है वो कहीं ना कहीं 15 से 18, 10 से 15 इसी रेशियोज में चल रहा है। तो यहाँ पे जो अर्निंग्स है
उसके हिसाब से प्राइस काफ़ी ज़्यादा हमें इन मार्केट्स में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपने निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखी है, एक इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ पे जितने अर्निंग्स बढ़ने चाहिए थे उसके अगेंस्ट प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, तो अब ये थोड़ा सा करेक्शन फेज आने की भी यहाँ पे उम्मीद है मार्केट्स में। बट जब बाकी पीयर्स अपने को अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं इंडिया से निकल के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में जहाँ अंडर वैल्यूड मार्केट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सेफ समझते हैं। बिल्कुल, अभी एचएसबीसी की तरफ से इंडिया को जो रेटिंग दी गई है वो न्यूट्रल से अंडरवेट की रेटिंग दी गई है, जी। अंडर वैल्यू की रेटिंग दी गई है। और जो अच्छे से अच्छी ओवर वैल्यूड की रेटिंग दी गई है वो चाइना है, हांगकांग है और साथ ही साथ कोरिया भी है उसमें शामिल। तो इसमें आपका क्या कहना है कि न्यूट्रल से अगर गिर जाता है तो ये कैसा इम्पैक्ट दिखा सकता है? जी, ये थोड़ा सा स्थिति यहाँ पे कंट्री को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की है कि एक कंट्री को जब ये न्यूट्रल से अंडरवेट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितना भी इंडिया में पोजीशन है उसको सेल करे, तो ये राय वहाँ से दी गई है। बट यहाँ पे जो पोजीशन है अकेले इंडिया को ही नहीं है, बाकी जो कंट्रीज अंडरवेट में है वो थाईलैंड और बाकी कंट्रीज भी है जिसको अंडरवेट की रेटिंग है। बट बस हमारा थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टेड हो रहा है इस मार्केट में, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि कोरिया को अपना न्यूट्रल से उसको ओवरवेट की यहाँ पे रेटिंग मिली है। फिर उसके बाद चाइना, अपना हांगकांग मेनलैंड हांगकांग, चाइना, उसके बाद सिंगापुर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनको पॉजिटिव रेटिंग दी गई है। तो हमें लग रहा है कि काफ़ी जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि इंडिया में लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो स्टेक सेल कर रहे हैं और चाइना में काफ़ी ज़्यादा बाय कर रहे हैं, तो लोगों की नज़र यहाँ पे चाइना की साइड पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी इंडियन मार्केट जो न्यूट्रल से अंडरवेट शिफ्ट हुआ, ये कंसर्न की बात होती है बहुत, क्योंकि एकदम से अगर किसी चीज़ की रेटिंग गिर जाती है हमारा ट्रस्ट चला जाता है। तो अभी अगर इक्विटीज में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, यहाँ पे एक मतलब ऐसे संभलने का मौका है, या फिर अभी इक्विटीज जैसे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कि नीचे से डिप लेकर ऊपर अच्छा मौका मिल सकता है देखने का? कैसा है अभी मार्केट? जी, अभी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न्स है, क्योंकि एक थोड़ा ओवर वैल्यूएशन का सिनेरियो है। एक तो अपने जो कंपनीज है यहाँ पे एक थोड़ा फ्लडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है मार्केट में, राइदर अपना आईपीओज रहेंगे, गवर्नमेंट इश्यूज अपने रहेंगे, ओएफएस रहेंगे, तो इसकी वजह से क्या है, शेयर्स का जो कंटिन्यूस सप्लाई मार्केट में आ रहा है उसके अगेंस्ट से जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हमें एक मिसमैच में आते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे मार्केट में क्या है, अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट बायर्स जो इंटेक होने चाहिए F2 का, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का, वो अब कम हो रहा है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट ना गिरने देने के कारण पे बहुत हेवी बाइंग कर रहे हैं। तो कितना सस्टेन हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल फैक्टर है। अगर कहीं SIPs थोड़े कम हो जाता है या लोगों को एक इंडियन मार्केट्स में ही डर पैदा हो जाता है, तो फिर यहाँ पे जो लेवल्स है सस्टेन कर पाना मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा या कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, बट ऐसा है कि जो रिटर्न्स आने वाले हैं वो कम आ सकते हैं इसमें, तो वो एक कंसर्न की बात हो सकती है यहाँ पे। क्या पे यहाँ पे कंसर्न आप एसआईपी वालों के लिए भी देखते हैं? क्योंकि हमारी जब से एसआईपी वगैरह लोगों को पता चला है, काफी ज्यादा डीमैट अकाउंट भी खुले हैं, जैसे आपने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि काफी ज्यादा ओपन हुए हैं। तो फिर ये क्या उनके लिए कंसर्न है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, या फिर ये एक पैनिक है फॉर शॉर्ट टर्म, ग्लोबल पैनिक? जी, ये एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखे जाए तो यहाँ पे SIP वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है एक थोड़ा शॉर्ट टर्म फेस करेक्शन ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म जहाँ तक निवेश की बात आती है तो वहाँ पे फंड मैनेजर्स भी है जो काफ़ी अच्छे से शेयर सिलेक्ट करते हैं, तो SIPs चलते रहता है। बट अभी जो हम देख रहे हैं कि 4-5 ईयर्स से जो रिटर्न्स है वो एक अच्छे रैली देने के बाद इतना करेक्ट हो चुके हैं कि फ्लैट रिटर्न्स में है अभी। तो अगर कहीं डिप्स आते हैं मार्केट में तो वहाँ पे और यूनिट्स बढ़ा सकते हैं मार्केट में, बट थोड़ा सा कंसर्न रहे, सावधानी बरत के थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की ओर ध्यान देंगे तो लोगों को एक जो है वो पिंच थोड़ा कम लगेगा इक्विटी मार्केट से। बिल्कुल। और अभी आपने ये भी चीज़ आपने रिपोर्ट में मेंशन करी है कि इंडिया के जो शेयर्स हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इंडियन शेयर मार्केट है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। तो इस पे आपका क्या कहना है कि मतलब जो इंडियन मार्केट है वो ग्लोबली इतना वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि FIIs लगातार 2025 से एक फेयर फैक्टर को लेकर चल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जितना भी सपोर्ट अभी तक इंडियन इक्विटीज़ को देखने को मिला है वो सिर्फ DIIs की तरफ से देखने को मिला है और सपोर्ट वही प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी एक क्या कंसर्न है आगे? जी, अभी इंडियन इक्विटीज़ में हम जो मार्केट देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग चालू है, बट अपने इक्विटी मार्केट्स में कुछ स्ट्रक्चरल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स है। अगर उसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे और निवेश का अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। बेसिक क्या है कि जो टॉप कंपनीज़ है उनमें बार बार ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बार उनको ही कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज़ है उसमें एक बार किसी फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट कर दिया तो वो इतने ओवर वैल्यू हो जाता है कि उसके छोटे से मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट कर देता है।
तो फिलहाल लार्ज कैप के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। स्मॉल कैप और मिड कैप आज के दिन पे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बट कंसर्न्स अपने इक्विटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, कंपनी के मार्जिन्स कम होते हैं, फिर ले ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और बेसिक हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट्स में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब एआई और ये सब चिप डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें बाकी के कंट्रीज है काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कोरिया में देखेंगे तो उनके खुद की चिप मैन्युफैक्चरिंग्स है, जापान देखे जाए तो उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और ये सब चाइना तो अपने अलग ही लेवल पे उनकी डेवलपमेंट है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं एक स्पेस पे कम्पीट करने की ज़रूरत है, ताकि हम भी उन लेवल पे अगर कम्पीट करते हैं तो अपने भी मार्केट्स जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अपने इंडियन कंपनीज को एक थोड़ा सा यहाँ पे R&D पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, इनोवेशंस पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, उतने हम अपने पीयर्स से आगे जाके एक अपने आइडेंटिटी बना सकते हैं। बिल्कुल, आपने चाइना का मेंशन किया, तो चाइना की एक डेवलप्ड इकोनॉमी और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, राइट? अब ऐसे मार्केट में कौन से सेक्टर्स हम देख सकते हैं कि सस्टेन होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, और प्रॉब्लम कौन से फेस कर रहे हैं? क्योंकि जब ग्लोबल क्राइसिस या ऐसे पैंडेमिक या कुछ ऐसे ग्लोबल क्राइसिस या सिचुएशंस आती हैं, तो हमने देखा है कि FMCG जो सेक्टर रहता है, फूड कभी बंद नहीं होता है, खाने की हम सबको ज़रूरत रहती है, फिर और इवन हेल्थ केयर एक इम्पॉर्टेंट बेसिक सेक्टर है, और साथ ही साथ हमारे हाउसिंग सेक्टर, ये सारे काफ़ी सेक्टर्स हैं जो बेसिक नीड्स हैं इंसान के, वो तो हमें रनिंग दिखते हैं। और कौन से सेक्टर्स हैं जो सस्टेन होते हुए नजर आ सकते हैं? जी, इसमें अभी हम देख रहे हैं कि एक डॉलर जो अपने जो रुपीस गिरा है डॉलर के अगेंस्ट पे, थोड़ा सा बुरा है इकोनॉमी के लिए, बट इसमें भी कुछ सेक्टर्स है जो इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट्स करने वाले कंपनीज है तो उनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन अच्छा हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि फिलहाल ITs, फार्मा, जिनका US में एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, पेट्रोकेमिकल्स, तो इन सबको फ़ायदा हो सकता है करेंसी डिवैल्यूएशन का। बट इसका इन्वर्स ये भी है कि यहाँ पे जो अपने कंपनी जो इंपोर्ट्स करते हैं, जैसे कि हमें ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा मेटल्स हम अपने को इंपोर्ट करने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजीज अपने को काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ती है, मतलब हाई एंड टेक्नोलॉजीज, प्रिसीजन्स, तो वो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट भी हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बट बेसिकली अभी कोई सेक्टर सस्टेनेबल रहेंगे तो हेल्थ केयर, फार्मा, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया सेक्टर्स रहेंगे जिस पे डिपेंडेंसी है, जैसे कि टूरिज्म एंड इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी ज़्यादा सस्टेन कर सकती है। बट जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे थोड़ी डिपेंडेंट है, उनको टेम्परेरी पिंच हम इसमें देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये अभी जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, हम देख रहे हैं कि एक मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है इंडियन इक्विटी, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक, कि एक इंडिविजुअल पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है अगर माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बात करें, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल से रिलेटेबल रहता है, और मैक्रो इकोनॉमिक कंटेन्स फुल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को कंटेन लेकर चलता है। तो क्या ये एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है अभी? जी, अभी के लेवल पे तो हमने काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने चीज़ें ट्राई की है कि यहाँ पे सस्टेन कर सके, बट आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पहली बार अपने जो IMD है उन्होंने रेनफॉल इशू किया है जो कि है 92%, मतलब इस बार बारिश कम आने की संभावना है। अभी इंडिया एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कंट्री है कि अपने कॉटन, कैस्टर, टर्मरिक बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी अगर एग्रीकल्चर में कहीं प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है तो ये ग्राउंड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया में जितने भी मेजर FMCG सेल्स है, कोई भी सेल्स, तो रूरल इकोनॉमी पे हम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आज भी मोर देन 60% के आसपास की पॉपुलेशन रूरल बेस्ड है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। बाकी मैक्रो लेवल पे अपने जो ऑयल का जो इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जो अपना रुपीस गिर रहा है, डिवैल्यूएशन हो रहा है, इसके वजह से जो डेफिसिट्स है करंट अकाउंट, फिस्कल डेफिसिट्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट की भी उम्मीद है कि वो बढ़ सकता है, अराउंड 11 लाख के आसपास, 11 लाख करोड़ के आसपास की एक डेफिसिट का कदम है यहाँ पे। WPI जो इन्फ्लेशन है ऑयल के प्राइसेस के वजह से जो बढ़ रहा है, वो 4% के ऊपर भी हो सकता है। रुपीस कहीं ना कहीं 98, 90, 100 के आसपास भी ट्रेड करने की यहाँ पे संभावना है। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक ब्रॉड लेवल पे पिक्चर है। अगर ये वॉर अभी एंड नहीं होता है तो इंडिया को आने वाले टाइम में कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट इसकी पे करने के लिए संभावना है। बिल्कुल, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंडिया से अगर जाते हैं, टर्मरिक हो गया, वीट हो गया, उसके काफ़ी ज़्यादा भी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और हो सकता है, जैसे आपने फिस्कल डेफिसिट की बात करी, तो ये बजट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है डिस्कशन का, तो हो सकता है 2027 में कुछ नॉर्म्स, कुछ चेंजेस आए बजट में, या बीच में भी कोई पॉलिसी स्कीम्स फॉर फार्मर्स और इंडियन इकोनॉमी के लोगों के लिए, निफ्टी मार्केट के लिए रिलीज हो सकती हैं। इस पर अभी कोई एक इंफॉर्मेशन या न्यूज़ नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि ऐसे मार्केट में फिर इंडियन इन्वेस्टर्स को या नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कंसर्नफुल मार्केट है, तो या तो इंडिया में यहाँ पे वो रिकमेंडेशन है, या फिर फॉरेन कंट्रीज पे बेस्ड रहे कि फॉरेन की कंट्रीज पर, इकोनॉमी पर भरोसा रखे। समझते हैं अभी डाइवर्सिफिकेशन का महत्व क्या है।
पहले अभी देखा जाए तो अभी अपनी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अगर अगले साल या इस साल अंडर परफॉर्म करती है तो संभावना है कि अपने जो इक्विटी मार्केट्स है वो भी नीचे आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हम कहीं देख रहे हैं कि मार्केट में इक्विटी में सप्लाई बहुत ज़्यादा है शेयर्स का, बट उसी हिसाब से डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। इसके चलते मार्केट में एफआईआईज़ की भी बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है, बट डीआईआईज़ जो है उसके वजह से और एसआईपी की वजह से मार्केट अपने सस्टेन हो पा रहा है। बट अगर ये मार्केट कहीं और नीचे जाता है तो अपने के लिए एक सेफ साइड पे डाइवर्सिफिकेशन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भी इसके काफ़ी बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट करेंसी में, अगर हम बाहर के मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे अपने रुपीज़ का जो डिवैल्यूएशन चल रहा है वही गेंस हम बाहर के कंपनीज़ में लगा के इस चीज़ से बच सकते हैं और इसमें से हमें प्रॉफिट भी मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई यूएस के कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हो और अपनी करेंसी 5% भी डिप्लीट हो जाती है तो 5% का हमें बस करेंसी गेन उस शेयर से मिल सकता है, इर्रिस्पेक्टिव कि अगर वो शेयर ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, फिर भी हम बस करेंसी के बेसिस पे ही गेंस कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर डाइवर्सिफाई करके फॉरेन मार्केट्स में हम इन्वेस्ट करके रखते हैं तो करेंसी गेंस हमें मिल सकते हैं। सेकेंडली, बाहर के कंट्रीज़ में अंडर वैल्यूएशन काफ़ी है तो वहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्टेक्स है वो बढ़ा सकते हैं। अगर बाहर के कंट्रीज़ में निवेश करना हो तो वहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम ETF थ्रू कर सकते हैं, फंड्स ऑफ फंड्स थ्रू कर सकते हैं, SIPs हम बाहर के मार्केट्स के लिए कर सकते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो इससे हम बच सकते हैं कि अगर इंडिया में अगर इकोनॉमी और नीचे जाती है और मार्केट्स में और दबाव भरी स्थिति देखने मिलती है तो बाहर के मार्केट्स में हम डाइवर्सिफाई करके खुद को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। ये कोई पैनिक की क्रिएशन नहीं है कि पूरा मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएगा या इसमें और बहुत कुछ बुरा हो सकता है। बस हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक पिंच इसको आ सकता है या रिटर्न्स जो है वो बाकी मार्केट्स के मुकाबले कम मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमें डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे आपको पैनिक करना होगा कि इंडियन मार्केट जो है वो बिल्कुल क्रैश होने वाला है, इक्विटीज़ में भारी प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये हर मार्केट का सिनेरियो रहता है, कोई ना कोई ग्लोबल टेंशन आने के कारण मार्केट में प्रेशर देखने को मिलता है। और समझदारी से जब हम सेक्टर वाइज सेक्टर्स को समझ के अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ में आता है कि कौन से सेक्टर में हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर इकोनॉमी के पीछे हर सेक्टर काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एग्री सेक्टर हो गया, हर सेक्टर अपनी मेहनत करता है और अपना बूम या फिर अपना रिजल्ट देता है। तो इस हिसाब से स्मार्टली ट्रेड करना इस मार्केट में बेटर रहेगा। फिलहाल पैनिक की सिचुएशन नहीं है, एक प्रेशर है क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। हर दिन ट्रम्प का कुछ ना कुछ बयान आता है और मार्केट की पूरी स्थिति, पूरी जो प्रतिक्रिया रहती है वो चेंज हो जाती है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स बदलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप समझदारी के साथ निवेश करें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.